हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी बैटलर्स। आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ पॉलिटी सब्जेक्ट का एक नया टॉपिक, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें हम आज बात करेंगे कि हमने अपने संविधान को कंप्लीट करने के लिए, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट करने के लिए किस किस कंट्री की कॉन्स्टिट्यूशन से क्या क्या चीज़ें बोरो की थी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमारा संविधान 2 साल 11 महीने 18 दिन में कंप्लीट हो गया था, जो कि 26 नवंबर 1949 को कंप्लीट हुआ था। इसीलिए हम 26 नवंबर को एज ए कॉन्स्टिट्यूएंट डे सेलिब्रेट करते हैं। और एक और बात है कि हमारा जो संविधान है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इज द लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन द वर्ल्ड। तो हाँ, ये चीज़ भी याद रखने की है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आता है हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला। ये जो है भाई, ये बहुत मेन रोल प्ले करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फॉर्मेशन में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का लगभग 70% पार्ट इसी एक्ट से लिया गया है। और यहाँ पे मैंने कुछ कुछ मेन चीज़ें मेंशन कर दी है जो कि एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं। सबसे पहले तो इमरजेंसी प्रोविजंस, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से लिया था। सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट भी यहीं से ली गई थी। पब्लिक सर्विस कमीशन पीएससी भी यहीं से ली गई थी। फेडरल स्कीम भी यहीं से था। ऑफिस ऑफ गवर्नर भी यहीं से ली गई थी। इसके बाद आता है यूके, ब्रिटेन, या फिर कभी कभी ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख देता है वो ऑप्शन में। यहाँ से लिया था हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली। सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता भी यहीं से ली गई थी। रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या है भाई? ये जो हमारे सांसद हैं या फिर संसद के मेंबर्स हैं, इनके लिए कुछ स्पेशल राइट्स होते हैं। तो वो राइट्स आते हैं पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस में। और ये हमारे वही सेम राइट्स हैं जो ब्रिटेन के होते हैं, मतलब ब्रिटेन के वहाँ के सांसद के होते हैं। अब आता है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। ये इसको आप लॉ मेकिंग प्रोसीजर भी बोल सकते हो। ये वही सेम है कि हाँ भाई, लॉ, एक कानून को बनाने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा। ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया था। अब आता है बाइकैमरल पार्लियामेंट। ये है द्विसदनीय प्रणाली। अब हमारे सेंटर में तो आप सभी को पता है, लोकसभा राज्यसभा ये होगी, 2 सदन हो गए। अब ये बताइए कि इंडिया के कितने स्टेट्स में अब तक द्विसदनीय प्रणाली लागू है। तो मैं बता दूं कि इंडिया के 6 स्टेट्स में अभी तक लागू है। और द्विसदनीय प्रणाली में क्या रहता है? ये रहता है, एक तो विधानसभा रहती है, एक विधान परिषद रहती है। अब है प्रेरोगेटिव रिट्स। ये भी हमारे ब्रिटेन से ही ली गई है। ये क्या है कि इमरजेंसी के दौरान आपको पता हो तो हमारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं, तब ये रिट्स जारी की जाती है। अगर नहीं पता तो अभी अगले लेक्चर में पता लग जाएगा। स्पीकर ऑफ लोकसभा भी यहीं से लिया था, और पोस्ट ऑफ पीएम भी यहीं से, ब्रिटेन से ही ली गई थी। अब आती है बारी यूएसए की। यूएसए से हमने लिया था फंडामेंटल राइट्स। प्रियम्बल भी यूएसए से ही लिया गया। सेपरेशन ऑफ पावर भी, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी, कि हाँ भाई कॉन्स्टिट्यूशन सबसे सुप्रीम है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, कि हाँ भाई जुडिशरी पे किसी का कोई दबाव नहीं है, ये बिल्कुल इंडिपेंडेंट है। जुडिशियल रिव्यू भी यूएसए से ही लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ भी यूएसए से ही लिया गया है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट भी, पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट भी यूएसए से ही लिया गया है। और पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट भी यूएसए से ही लिया गया है। तो ये यूएसए हो गया हमारा, ब्रिटेन हो गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 हो गया। तो अब आगे चलते हैं। अब बारी आती है ऑस्ट्रेलिया की। वैसे तो सभी के लिए ट्रिक भी है, लेकिन ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को मिला के लगभग 10 हो गए। तो 10 के लिए 10 सेंटेंस मैं बता दूं। 10 सेंटेंस याद करने, उनसे फिर ये याद करने। तो आप डायरेक्ट यही याद कर लो। हर चीज़ के लिए ट्रिक नहीं होती। शेड्यूल के लिए भी ट्रिक है, पार्ट्स के लिए भी है, लेकिन यहाँ रहने दो, यहाँ डायरेक्ट याद कर लेना। वैसे भी 2-3 कंट्रीज़ में तो नाम में ही ट्रिक है। जैसे अब ये ऑस्ट्रेलिया है, इसमें ये एस है, एस से हम जॉइंट सिटिंग मतलब रिलेट कर सकते हैं। टीआरए है, टीआरए से ट्रेड एंड कॉमर्स रिलेट कर सकते हैं। एल है, एल से कॉन्करेंट लिस्ट रिलेट कर सकते हैं। तो जॉइंट सीटिंग हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब कनाडा, कनाडा के लिए भी ट्रिक है। फेडरलिज्म, सबसे पहले तो फेडरलिज्म क्या है? फेडरलिज्म है भाई, फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर। फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का क्या मतलब? फेडरेशन का क्या मतलब है भाई? फेडरेशन का मतलब है कि जैसे आप सभी को पता है, हमारे देश में यूनियन है और स्टेट है। यूनियन मतलब, यूनियन तो है ही जैसे, लेकिन 28 स्टेट है। तो सबकी मतलब, जैसे यूनियन और स्टेट्स के बीच में पावर का बंटवारा है, मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर इन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, उसको बोलते हैं फेडरेशन। तो अब फेडरेशन में हमारे यहाँ पे
सेंटर जो है वो स्टेट से ज़्यादा स्ट्रोंग है, यही कनाडा में है। तो इसी को बोलते हैं फेडरलिज्म या फिर फेडरेशन विद द सेंटर, विद स्ट्रोंग सेंटर। तो ये हमने कनाडा से लिया है। सेंटर अपॉइंट गवर्नर ऑफ स्टेट, ये हमने कनाडा से लिया है। रेजिड्यूरी पावर, रेजिड्यूरी पावर क्या है? तो हमारे यहाँ पे 3 लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो इन तीनों लिस्ट में सब्जेक्ट नहीं है वो आते हैं रेजिडुअल लिस्ट में। तो रेजिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर, ये भी सेंटर के पास ही होती है। जो सब्जेक्ट तीनों लिस्ट में नहीं है उन उनके लिए जो भी डिसीजन लेने हैं या जो भी काम करना है वो सब सेंटर करेगा। तो अब सी से ही कनाडा हो गया, सी से ही फेडरेशन विद द स्ट्रॉन्ग सेंटर, सी से ही सेंटर अपॉइंट्स गवर्नर ऑफ स्टेट, सी से ही रेजिड्यूरी पावर ऑफ सेंटर। तो ये भी रिलेट कर गया। और इसमें एक और है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये शायद आर्टिकल 143 में है। आर्टिकल 143 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस लेने के लिए जा सकता है। उसके बाद हम आते हैं आयरलैंड पे। आयरलैंड से हमारी हमने दो ही चीज़ें ली थी, डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और प्रेसिडेंट साहब के द्वारा राज्यसभा में 12 मेंबर्स का नॉमिनेशन। ये दो चीज़ें हमने ली थी आयरलैंड से। अब आते हैं जर्मनी पे। जर्मनी के कॉन्स्टिट्यूशन को वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं। कभी कभी ऑप्शन में जर्मनी नहीं देख के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन भी लिख देता है, तो उससे कंफ्यूज नहीं होगा। इससे हमने दो चीज़ें ली थी, इमरजेंसी पावर ऑफ प्रेसिडेंट और सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अब आते हैं हम रसिया पे, यूएसएसआर। कभी कभी यूएसएसआर भी दे देता है, कभी कभी रशियन कॉन्स्टिट्यूशन भी दे, रशियन कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं देता भाई, यूएसएसआर लिख देता है या फिर रशिया ऑप्शन दे देता है। उस रसिया से हमने ली थी फंडामेंटल ड्यूटीज, पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस। पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिकल जस्टिस ना बोल के वो कभी कभी आइडियल ऑफ जस्टिस भी बोल देता है, तो उससे भी कंफ्यूज नहीं होना। और एक हमने रसिया से लिया था 5 ईयर प्लान्स, ये तो कॉमर्स सब्जेक्ट में भी आ जाएगा। अब यहाँ के चलते हैं फ्रांस। अब बारी आती है फ्रांस की। फ्रांस से हमने क्या लिया था? फ्रांस से हमने लिया है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमने वर्ड्स ऐड किए थे। और एक रिपब्लिक सिस्टम। रिपब्लिक सिस्टम क्या है कि हाँ भाई हमारे यहाँ रिपब्लिक सिस्टम है, हम अपना जो मतलब अपनी जो गवर्नमेंट है जो देश को चलाएगी वो हम खुद चूज करते हैं, तो वही होता है रिपब्लिक सिस्टम। अब साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने लिया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कौन से पार्ट में है और कौन से आर्टिकल में है ये बताइए, कमेंट कीजिए। और साउथ अफ्रीका से और क्या लिया था? इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। राज्यसभा के 250 वो होते हैं, 250 मेंबर्स होते हैं, जिसमें से 238 तो इलेक्ट किए जाते हैं और 12 मैंने अभी बताया हमारे प्रेसिडेंट साहब नॉमिनेट करते हैं। तो जो ये 238 की इलेक्शन है, 238 का जो ये इलेक्शन प्रोसेस है, इसकी यहाँ पे बात हो रही है, ये हमने लिया है साउथ अफ्रीका से। अब बारी आती है जापान की। जापान से हमने लिया है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, कि हाँ भाई कानून बनाने के लिए क्या प्रोसीजर रहेगा, ये हमने जापान से लिया है। सो यहीं पे ख़त्म होता है। इनकी ट्रिक वैसे तो है लेकिन ट्रिक नहीं भाई, ऐसे ही याद कर लो वो बेटर रहेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।